हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। पर उससे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। भगवान श्री गणेश आज से कुछ दिनों के लिए हम सबके घर पर आएंगे एक अतिथि बनकर। हम उनकी सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनसे बातें करेंगे। फिर बाद में हम अपने बप्पा को बड़े धूमधाम के साथ हंसते गाते, नाचते गाते विदा करेंगे, ताकि बप्पा अगले बरस फिर से हमारे घर आएं और इस बार की तरह अगली बार भी हमारी दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। आज 7 तारीख है, आज गणेश चतुर्थी है। तो सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज की कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी, आज की सच्ची कहानी, आज की रियल स्टोरी। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। इस दुनिया में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कई बार यकीन नहीं होता। कई ऐसी ही अजीब घटनाएं होती हैं, होती रहती हैं समय समय पर। आप ये सोचें कि कोई मर चुका है और सारे रिवाज, रीति रिवाज के बाद उसे दफना दिया जाता है, और वहाँ ना हवा, ना ऑक्सीजन, ना कुछ और, बस जमीन के नीचे वही शख्स अकेला जो मर चुका है कब्र के अंदर है, और 11 दिन तक वो कब्र के अंदर है। और जब उसे 11 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है। आमतौर पर शमशान, कब्रिस्तान आबादी से दूर होता है, पर कई बार आबादी ही इतनी बढ़ जाती है कि कब्रिस्तान, शमशान के पास ही इंसानी बस्तियां बस जाती हैं, इंसानी बस्तियां बन जाती हैं, इंसान रहने लगते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि शमशान, कब्रिस्तान खुद बस्तियों के बीच में आ जाता है, जिन शमशान कब्रिस्तान को कहीं दूर होना चाहिए। खैर चलो, और ये कोई फेक कहानी नहीं है, इस कहानी के सारे सबूत हैं। अगर उसकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर डालूंगा, आप देख सकते हैं अगर इजाज़त मिली तो। ये कहानी ब्राज़ील की है। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में एक महिला रहा करती थी। इस महिला का नाम था रिसांगेला ओमेदा डॉस सेंटोस। तो हम रिसांगेला ही कहेंगे। रिसांगेला की उम्र करीब 37 साल थी। एक ठीक ठाक परिवार से थी, शादी हो चुकी थी, गृहस्थी भी ठीक चल रही थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे कोई। रिसांगेला को बचपन में चक्कर आने की शिकायत हुआ करती थी, तो अक्सर उसे चक्कर आता तो वो दवाई ले लेती और ठीक हो जाती, और इसके बाद उसे और कोई बीमारी नहीं थी। और इस चक्कर की वजह से ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम और नहीं थी उसे, इस चक्कर के अलावा बाकी सब कुछ ठीक था। 37 साल की उम्र, माँ, बहन, परिवार में पति, सभी लोग थे परिवार में रिसांगेला के। पिछली साल जनवरी 2023 में, बल्कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में, रिसांगेला को जनवरी 2023 में फिर से चक्कर आता है। उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ती है, उसके हस्बैंड उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ उसे भर्ती कर देते हैं। अब वहाँ माँ, बहन, तमाम लोग, तीमारदार के तौर पर सभी परिवार के लोग, और रिसांगेला वहाँ अस्पताल में भर्ती के दौरान उसी अस्पताल में रिसांगेला को 2 बार हार्ट अटैक पड़ता है, 2 बार दिल का दौरा। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज करते करते 28 जनवरी 2023 यानी पिछले साल अचानक रिसांगेला की मौत हो जाती है। रिसांगेला दम तोड़ देती है इलाज के दौरान। जब वो भर्ती थी, डॉक्टर चेक करते हैं और उसके बाद उसे मुर्दा करार दे देते हैं। डॉक्टरों ने जो मौत की वजह बताई वो ये कि रिसांगेला के जो अंदरूनी अंग थे, बॉडी के जो अंदर के अंग थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से रिसांगेला की मौत हुई है, ये वहाँ के डॉक्टरों का कहना था चेक करने के बाद रिसांगेला को। फिर घर वालों ने मना करने पर, जो घर वाले थे उन्होंने मना कर दिया था रिसांगेला के परिवार वालों ने, कि उसका पोस्टमार्टम ना किया जाए, क्योंकि उसकी मौत अस्पताल में हुई थी इलाज के दौरान।
और सब कुछ रिकॉर्ड पर था, सब कुछ सामने था डॉक्टरों के। और उसका दिल, किडनी, लीवर, इन सब ने भी काम करना बंद कर दिया था। फेफड़े तक काम करना बंद कर चुके थे। मतलब उसके सभी महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर चुके थे। तो 28 जनवरी को रिसांगेला की मौत हो गई। 28 जनवरी 2023 को बॉडी घर लाई गई। घर लाने के बाद तमाम जो क्रिश्चियन लोगों में होती है प्रे वगैरह जो सब होता है वो सब हो रहा था। बाकायदा उसके पूरे धार्मिक रीति रिवाज से जो उनका होम टाउन था रिसांगेला का, उसी के एक कब्रिस्तान में, सेमेट्री में, जिसका नाम था रिया चाओ देस नेगिस, तो इसी रिया चाओ देस नेगिस में ले जाकर दफना दिया। उसे बाकायदा ताबूत में लिटाया गया। उसके ताबूत में चारों तरफ कीलें गाड़ी गई। और अक्सर आपने देखा होगा जब अस्पताल में किसी पेशेंट की मौत होती है तो मुर्दे की नाक और कान में रुई डाल देते हैं। रिसांगेला की भी नाक और कान में कॉटन डला हुआ था। इसके बाद ताबूत में रखने के बाद कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ प्रेयर हुई। एक कब्र पहले से ही वहाँ तैयार थी, एक ताबूत, और उस कब्र के अंदर डाला जाता है, ताबूत को उतारा जाता है कब्र के अंदर। ताबूत उस कब्र में जाने के बाद उस कब्र को बंद कर दिया गया और फिर उस कब्र के चारों तरफ बाकायदा पत्थर से उस कब्र को ढक दिया गया, मट्टी डालकर। अब सारे बजनी पत्थर हैं और इन सब बजनी पत्थरों के नीचे रिसांगेला उस कब्र में दफन है। और उस ताबूत में भी कीले वगैरह ठोंक कर उसे भी ठीक से बंद किया गया है। घर वाले 8-10 मिनट वहाँ रुक कर, सभी रिश्तेदार फिर वहाँ से चले जाते हैं। घर वाले भी बाद में चले जाते हैं रिसांगेला को अंतिम विदाई देकर। पर रिसांगेला की मौत के बाद कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो उस वक्त नहीं आ पाए, तो वो बाद में आ रहे थे मिलने को। वो लोग फिर रिसांगेला की कब्र पर जाकर फूल वगैरह चढ़ाते हैं। इस कब्रिस्तान के ठीक बराबर में ही एक बस्ती थी, आगे पीछे की तरफ और लेफ्ट राइट में भी, और वहाँ बहुत सारे परिवार भी रहा करते थे। तो 28 जनवरी को मौत हुई रिसांगेला की और 29 जनवरी को दफनाया गया रिसांगेला को। खैर, रिश्तेदारों के आने जाने का सिलसिला 2 दिन बाद खत्म हो गया। ठीक इसके बंद होने के बाद उधर एक दूसरी चीज चालू हो गई कब्रिस्तान में। हुआ क्या, वो इस रिया चाओ देस नेगिस सेमेट्री में जो रिसांगेला की कब्र थी, उस कब्र से और उस जगह से शुरू में किसी को पता नहीं था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ें आने लगी और आवाज़ रात को आना ज़्यादा शुरू हुई। अब रात को एक घर को सुनाई दे रही हैं आवाज़ें और धीरे धीरे वही आवाज़ें एक घर से दूसरे घर वालों को और लोगों को सुनाई देने लगी। जैसे रात को कोई चिल्ला रहा है, उस कब्रिस्तान से आवाज़ें आ रही हैं। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है और कोई औरत है जो मदद के लिए पुकार रही है। अब ये आवाज़ इतनी ऐसी थी कि उन लोगों को आराम से बड़ी साफ सुनाई दे रही थी आवाज़। खैर, जैसे तैसे रात कटती है। सुबह हुई तो सब लोगों ने बातें करी कि रात को आवाज़ आई थी, आपने सुनी क्या? सबने बोला हाँ हमने भी सुनी। अगला दिन हुआ, सबने बात बात करी। उसके बाद लोग इस बात को भूल गए। दूसरे दिन की रात होती है और रात को फिर से दोबारा आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि कोई महिला है और जो इस कब्रिस्तान से आवाज़ लगा रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर से सब लोगों ने, पूरी बस्ती ने वो आवाज़ सुनी। इस बार लोग थोड़े से डर गए। अगले दिन की सुबह हुई, तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन सब लोगों ने फिर से बात करी और किसी ने जाकर फिर उस कब्रिस्तान के अंदर एक राउंड मारा, एक चक्कर मारा कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है। तो जब उन्होंने पूरे कब्रिस्तान का अंदर जाके राउंड मारा, चक्कर लिया, तो उन्हें कुछ ऐसी वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कोई शक हो, किसी चीज़ में कोई गड़बड़ लगे। सब कुछ ठीक था कब्रिस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद चौथे दिन की रात होती है और चौथे दिन की रात को भी फिर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इस बार भी फिर से सभी लोग उस आवाज़ को सुनते हैं कि कोई महिला है और वो चिल्ला रही है, मदद के लिए आवाज़ लगा रही है और उसकी आवाज़ में बड़ा दर्द है। शायद वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही है, चिल्ला रही है। लेकिन
ये था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, बस पता सबको ये था कि आ कब्रिस्तान से ही रही है, लेकिन एग्जैक्टली जो जगह थी वो किसी को नहीं पता। अब आवाज़ में वो हेल्प हेल्प इस तरह से बोल रही है। अब वहाँ ब्राज़ील की भाषा में हेल्प को जिस तरह से बोला जाता होगा वो उस भाषा में अपने बात कर रही है। इसके बाद तमाम बस्ती वाले सुबह होने का वेट करते हैं और सुबह होते ही कुछ लोग उस कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं फिर से, और ठीक से उस कब्रिस्तान को दोबारा से देखते हैं। तो वो एक कब्र जो थी जहाँ से आवाज़ आती थी, वहाँ से दिन में फिर से आवाज़ आती है और वो लोग उस कब्र के पास जाकर पहले तो डर जाते हैं, फिर बाद में जब हिम्मत करके पास जाकर उस कब्र पे से आवाज़ ध्यान से सुनते हैं, तो वहाँ से फिर से आवाज़ आ रही थी, वही आवाज़ जो रात को आती थी। अब उन लोगों ने जब उस आवाज़ को सुना, तो उन लोगों ने आपस में बातें भी करी, लेकिन उससे पहले जब वो लोग कब्रिस्तान के अंदर गए कुछ लोग, तो उससे पहले उससे 1 या 2 दिन पहले कुछ बातें भी हो रही थी बस्ती में कि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में अक्सर इस तरह की आवाज़ें आना नॉर्मल है, क्योंकि कब्रिस्तान है तो भूत प्रेत हवा बयार इन सब का होना नॉर्मल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ें तो ऐसी आती रहती हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी, एक डर का माहौल बन रहा था, और वैसे भी इस आवाज़ से डर जैसा माहौल तो बन ही गया था। आवाज़ सुनने के बाद उन लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई कि जो इस कब्रिस्तान से आवाज़ आ रही है वो और कहीं से नहीं, बस इसी कब्र से आ रही है, इसी कब्र के नीचे से आ रही है। वो लोग अब कन्फर्म हो चुके थे कि जो रात को 4 दिन से 5 दिन से आवाज़ें आ रही हैं वो इसी कब्र के नीचे से आ रही है। इसके बाद उस कब्रिस्तान के जो लोग थे, जो वहाँ के की जो देख-रेख करते थे, उन्हें ये सब बताया गया, उन्हें सब दिखाया गया। आवाज़ उन्होंने भी सुनी, पर पहली बार में तो देखकर ऐसा लगा कि देखने वाला और सुनने वाले जो सफाई वाले थे वो खुद डर गए, क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी, ऐसा कुछ उस कब्रिस्तान में कभी देखा नहीं। पर इसके बाद वहाँ के जो केयर टेकर थे कब्रिस्तान के, वो कब्रिस्तान मैनेजमेंट को सब बताते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि शायद कोई चमत्कार हो, या वो आवाज़ अपने परिवार से आखिरी बार कुछ कहना चाहती हो। कब्र के परिवार का पता किया जाए, तो हर कब्र पर मरने वाले का नाम और उसके घर का एड्रेस लिखा होता है। कब्रिस्तान मैनेजमेंट उस कब्र के लिखे एड्रेस पर जाता है और वहाँ जाकर उन्हें सब बताते हैं। पर कब्रिस्तान मैनेजमेंट की बातें सुनकर घरवाले थोड़ा-सा गुस्सा और परेशान होकर कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो आप? अच्छा, इस वक़्त तक रेसांगेला को उस कब्र में अब तक पूरे 11 दिन हो चुके थे। खैर घरवालों को समझाया जाता है, उन्हें भरोसा दिया जाता है। तब घरवाले उस कब्रिस्तान आते हैं जहाँ उन्होंने रेसांगेला को दफनाया था। पर सारे रास्ते वो लोग मैनेजमेंट से यही कहते रहते हैं कि 28 तारीख को हमारी बेटी की मौत हुई, उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पूरे रीति-रिवाज के साथ हमने उसका अंतिम संस्कार किया है। पर घरवाले आते हैं उसी कब्रिस्तान में, और ये आवाज़ आना बंद ना हो, ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो देखा जाए इस कब्र को खोद कर कि आखिर माजरा क्या है, क्या बात है ये कि आवाज़ क्यों आ रही है। अब घरवाले भी तैयार, इधर कब्रिस्तान मैनेजमेंट भी तैयार। कुछ लोगों को बुलाया गया, कब्रिस्तान के ऊपर से पत्थर को हटाया गया। अच्छा, आवाज़ें रिस्तांगिला के घरवालों ने भी सुनी, उसी कब्र के पास खड़े होकर। पत्थरों को हटाया गया तो देखा कि जो ताबूत था, जब कब्र को खोला गया, पत्थर वगैरह हटाया गया, तो उन्हें ताबूत दिखाई दिया। तो जब देखा जो ताबूत था, वो पहली चीज़ तो ये थी कि जो लोगों ने देखी उस ताबूत में, कि जो लोग चौंके जिस चीज़ को देखकर, वो ये कि जो ताबूत जिस तरीके से रखा जाता है, बहुत कम हालाँकि स्पेस होता है, लेकिन वो ताबूत अपनी जगह से हटी हुई थी। वो आड़ी-टेढ़ी सी पड़ी थी, आड़ी-टेढ़ी सी थी थोड़ी-सी। तो ये कैसे मुमकिन है? कोई कैसे इस चीज़ को इस तरह से हिला सकता है, हिल-डुल सकता है? और ये तो हिल-डुल भी नहीं सकती थी नीचे जाके कब ताबूत तो। रखने वाले ने ठीक से रखा था। खैर डरते-सहमते लोगों ने ताबूत को बाहर निकाला, उसपे जो कीलें गड़ी हुई थीं, लगी हुई थीं, उसको हटाया। खैर डरते-सहमते लोगों ने ढक्कन खोला, और जब ढक्कन खोला, तो अंदर रिसांगेला ज़िंदा थी, साँसें चल रही थीं, उसका पूरी बॉडी गरम थी। अब लोगों ने कहा ये क्या है? तो लोगों ने आवाज़ लगाई कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ।
और कुछ लोग वहाँ पर वीडियो ही बना रहे थे। लोगों ने इनके पैर छू छू कर देखे, पैर बिल्कुल गर्म, सांसें भी चलने की आवाज़ आ रही है। अब ये कैसे हो सकता है? ये क्या करिश्मा है कि कब्र के इतने नीचे, ताबूत के अंदर बिल्कुल बंद, ऊपर से पत्थर लगे हैं, सीमेंट लगी है, नीचे ना हवा ना कुछ और, ये अंदर जिंदा। तो फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया, ताबूत से बाहर निकाला गया रिसांगेला को। जब बाहर निकाला गया तो ये क्या बोलते हैं, ताबूत को जब देखा गया तो लोग फिर से चौंक उठे। उस ताबूत में खून की कई छींटें थीं और खुद रिसांगेला के दोनों हाथ जख्मी थे। उन हाथों पर भी खून लगा था रिसांगेला के। उसका माथा जो है वो जख्मी था। दफनाने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मौत हार्ट अटैक और बॉडी के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, इस कारण हुई थी। तो ब्लड का कोई मतलब नहीं था, पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, मुर्दा लोगों के खून इस तरह से निकलते नहीं हैं। अब वहाँ खून के सारे निशान, उसके अंदर नाखून के निशान, ऐसा लगता है कि उसने बाहर निकलने के लिए ताबूत को खुरचना शुरू किया हो, खुरचा हो अपने नाखूनों से, हाथों से, ताबूत को हटाने के लिए, खोलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। उसके कान और नाक में जो रुई लगी थी वो वहीं ताबूत में पड़ी थी। इसका मतलब उसने खुद निकाला अपनी कान और नाक में जो रुई लगी थी उसको। खैर एम्बुलेंस से रिसांगेला को अस्पताल भेजा जाता है। हालत खराब थी उसकी। अस्पताल ले जाने के बाद अब डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया, जो करना था। 9 फरवरी की बात है ये। अब 10 फरवरी आ गई, पूरा एक दिन हो जाता है रिसांगेला को अस्पताल में। 10 फरवरी को डॉक्टरों ने फिर चेक किया, नब्ज खामोश, धड़कनें रुकी हुई थी, सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टरों ने एक बार फिर से रिसांगेला को, मतलब 12 दिन के अंदर दूसरी बार डेथ डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि एक हादसा हो चुका था। डॉक्टरों को भी मालूम था कि ये कोई वहम नहीं था, कि उनकी बॉडी गर्म थी, खून की छींटें, हाथ जख्मी, माथा जख्मी। तो ये इस बात के पुख्ता सबूत थे कि वो ताबूत के अंदर जिंदा थी। तो डॉक्टरों ने भी 10 फरवरी को दोबारा डॉक्टरों ने चेक किया तो वो मर चुकी थी। जबकि कब्रिस्तान से अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया था, तब यानी 9 फरवरी को रिसांगेला जिंदा थी। पर 10 फरवरी को डॉक्टरों ने उसे दोबारा मुर्दा करार दे दिया इलाज के दौरान। और इस बार पूरी तरह से चेक करके अपनी रिपोर्ट देते हैं। फिर इसके बाद दोबारा रिसांगेला को उसी रिया चाओ देस नेगिस कब्रिस्तान एक बार फिर से ले जाया गया। बाकायदा उसे फिर से दोबारा उसी रीति रिवाजों के साथ एक नए ताबूत में फिर से दफना दिया गया। और फिर दोबारा सारे पत्थर के टाइल्स सीमेंट लगाकर सब फिर से वैसे ही कर दिया जाता है। नाम पता फिर से लिख दिया जाता है। एक रिसांगेला और उसकी 2 बार नई कब्र, वही कब्र जिसे ठीक एक दिन पहले खोदा गया था। तो शायद ये एक ऐसा इकलौता मामला है जिसमें एक महिला को कब्र में दफनाने के बाद उसे 11 दिन बाद फिर से बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकती और ना ही बच पाई, और दूसरी बार में भी मौत हो जाती है। और फिर से रिसांगेला को उसी कब्रिस्तान में, उसी कब्र में फिर से दफना दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब सवाल ये था कि ये सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे थे कि रिसांगेला जब अंदर थी तब वो जिंदा थी, वो चीख रही थी अंदर से, और वो मदद मांग रही थी कि कोई बाहर निकाले। लोगों ने सुनी उसकी चीखें, चिल्लाने की आवाज़। अगर वक्त पर लोग उसकी आवाज़ सुन लेते और वक्त रहते उस कब्र को खोद डालते, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की इजाज़त लिए, 3-4 दिन के अंदर अंदर ही, तो शायद रिसांगेला की हालत इतनी खराब नहीं होती और वो जिंदा होती। तो सवाल ये है कि गलती आखिर हुई कहाँ से? अब जब ये सारी चीज़ें हुई
तो रिसांगेला की माँ ने पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखाई कि इलाज के दौरान मेरी बेटी जिंदा थी, पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने सारे केस को देखा, सब बातें सुनी और कहा कि हम जांच करेंगे। और पुलिस अब सभी डॉक्टरों के ओपिनियंस ले रही है, सभी से पूछताछ हुई, मेडिकल बोर्ड भी इसमें मदद कर रहा है। पर वाकई में ऐसी कहानी दहलाने वाली होती हैं और मतलब सोच को हिला देती हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि जमीन के कई फीट नीचे एक ताबूत, ताबूत के अंदर ऊपर से एक टाइल्स से बंद, नीचे ना हवा ना ऑक्सीजन ना कुछ और, पर फिर भी वो 11 दिन तक जिंदा रही और वहां से बाहर निकलने के लिए आवाज लगा रही थी, चिल्ला रही थी। तो आप खुद सोचिए कि वो कितनी तेज चिल्ला रही होगी कि लोगों तक उसकी आवाज पहुंचे। और पहुंची भी, जमीन के इतना नीचे होने के बाद भी उसकी आवाज कितनी तेज होगी, वो कितनी ताकत से चिल्ला रही होगी नीचे से। पर यहाँ लोगों ने देर कर दी उस कब्र को खोदने में और रिसांगेला को बाहर निकालने में। इस चीज को अब क्या कहें, गलती कहें, करिश्मा कहें, क्या कहें, पर ये अजीबोगरीब कहानी ब्राजील से आई थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखें। और आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपको और आपके पूरे परिवार को बल बुद्धि और विद्या का दान दे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो प्लीज सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।